हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। और आज के इस क्लास से हम लोग एक न्यू चैप्टर शुरू कर रहे हैं। चैप्टर का नाम होता है लाइट। और सबसे पहले हम लोग क्या देखने वाले हैं कि जो भी ऑब्जेक्ट हम लोगों को नजर आता है ना, तो कारण क्या है। देखिए, होता क्या है कि जो लाइट का सोर्स होता है वहां से एक रे आता है, ऑब्जेक्ट पे पड़ता है, फिर वो रिफ्लेक्ट होकर क्या होता है, हमारे आंख में पड़ता है, और जिसके कारण हम उस ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, कुछ इस प्रकार से भी हम लोग बोल सकते हैं, an object reflected light that fall on it. This reflected light when received by our eyes enable us to see things, है ना। अब देखिए, जो ऑब्जेक्ट होता है, कुछ क्या होता है कि बहुत ट्रांसपेरेंट होता है, उससे क्या होता है कि लाइट का जो रे है वो आर पार जाता है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि उस ऑब्जेक्ट के पीछे अगर कोई भी ऑब्जेक्ट हो तो उसको हम लोग देख पाते हैं। इस प्रकार का ऑब्जेक्ट को हम लोग ट्रांसपेरेंट बोलते हैं। ट्रांसकुलेंट क्या होता है, जिसमें क्या होता है कि ऑब्जेक्ट के पीछे अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ रहता है तो हम लोग धुंधला धुंधला उसको देख पाते हैं, इसको हम लोग ट्रांसकुलेंट बोलते हैं। और क्या होता है, जैसे कि आप दीवार देख लीजिए, दीवार के पीछे कोई बंदा खड़ा है तो आप देख पाएंगे क्या? नहीं। तो इस प्रकार का जो बिल्कुल सॉलिड होता है, जिससे लाइट आर पार नहीं जा पाता, लाइट रे पार नहीं हो पाता, उसको हम लोग ऑब्क्यू बोलते हैं। ठीक है ना। उसके बाद में आप बचपन में मतलब क्लास, आई थिंक ये आप पढ़े होंगे लो। एक बार हम लोग इसको रिकॉल कर लेते हैं कि जो रिफ्रैक्शन का लो होता है वो दो लो होता है। पहला लो क्या कहता है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंट, अब यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या है, सबसे पहले ये देखिए। दूसरा बोला गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये दोनों आपस में इक्वल होता है। तो ये मालूम होना चाहिए कि होता क्या है। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे मैं बता दूं, यहाँ पे जो रेड कलर से जा रहा है, इस रे को हम क्या बोलेंगे? इंसिडेंट रे बोलेंगे। यहाँ पे देखिए जो दिख रहा है ना, इस रे को हम लोग क्या बोलेंगे कि ये एक इंसिडेंट रे है। और इंसिडेंट रे क्या हुआ कि सरफेस से यहाँ पे इस पॉइंट पे टकराया। ठीक है। तो इस पॉइंट पे टकरा के फिर ये रे रिफ्लेक्ट कर गया, और यहाँ पे जो ये रे बन रहा है ये आपका रिफ्लेक्टेड रे है। ये कौन सा रे है? ये आपका रिफ्लेक्टेड रे है। ठीक है ना। और जिस पॉइंट पे ये पड़ा, उस पॉइंट से अगर हम लोग एक ऐसा लाइन ड्रॉ करें जो कि 90 डिग्री हो, ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे? नॉर्मल कहेंगे। इसको हम क्या कहेंगे? नॉर्मल कहेंगे। अब देखिए क्या हो रहा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट और नॉर्मल के बीच में यहाँ एक एंगल बन रहा है। इस एंगल को हम लोग आई से डिनोट करते हैं, और इस एंगल को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट। उसी प्रकार से यहाँ पे एंगल ऑफ आपका रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में एक एंगल बन रहा है, जिसको हम लोग आर से डिनोट करते हैं, और इसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये दोनों आपस में बराबर होता है, ये दोनों आपस में क्या होता है? इक्वल होता है। यही पहला जो लॉ है वो कह रहा है। और दूसरा लॉ का कहना है कि द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल टू द मिरर एट ए पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, मतलब दिस पॉइंट के बारे में बात कर रहा है, एंड द रिफ्लेक्टेड रे आर लाई इन द सेम प्लेन, मतलब कि ये सारा एक ही प्लेन में लाई करता है, ये सारा एक ही प्लेन में लाई करता है। ठीक है ना। आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आओगा। इसको मैं यहाँ पे मिटा देता हूँ और फिर हम लोग आगे मूव करेंगे। अब देखिए, इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। प्लेन मिरर के द्वारा इमेज किस प्रकार से फॉर्म होता है। तो यहाँ पे मान लीजिए कि एक आपका प्लेन मिरर है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, और जैसे ही एक रे जाएगा, ठीक है ना, ये एक रे है, ऐसे तो बहुत सारा रे जाता, मगर एक रे हम लोग इसको पकड़ लेते हैं। उसके बाद में फिर और एक रे लेते हैं हम लोग, तो ये इस प्रकार से रिफ्लेक्टेड हो जाएगा। और पीछे में, मिरर का पीछे में देखिए, ये जो रिफ्लेक्टेड हो रहा है ये पूरा इस तरह से जाएगा, और यहाँ पे कुछ ये इस प्रकार से जाएगा। तो ये यहाँ पे कहीं मिलेगा जहाँ पे क्या होगा? इमेज फॉर्म होगा। जहाँ पे क्या होगा? इमेज फॉर्म होगा। इमेज फॉर्म होने के लिए एटलीस्ट हम लोग को दो रे जरूरत पड़ता है। ठीक है। अब इस प्रकार से इमेज फॉर्म जो हो रहा है प्लेन मिरर में, उसका नेचर क्या होगा? उसका नेचर क्या होगा? देखिए, पहला तो वो वर्चुअल और इरेक्ट होगा। मतलब कि एक तो बिहाइंड द मिरर, अभी नहीं, जब भी कोई भी इमेज बिहाइंड द मिरर बनेगा ना, तो वो वर्चुअल और इरेक्ट ही होता है, सीधा होता है। ठीक है।
और यहाँ पे प्लेन मिरर में क्या बोला गया कि वो सेम साइज और सेम डिस्टेंस में होगा, मतलब ऑब्जेक्ट जितना दूरी में होगा इमेज भी उतनी दूरी में ही बनेगा। उसके बाद लेटरली इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है कि जो आपका लेफ्ट पार्ट होगा ना, वो ऑब्जेक्ट का जो लेफ्ट पार्ट होगा इमेज में वो राइट में है ऐसा प्रतीत होगा, और जो राइट में होगा वो लेफ्ट में है ऐसा प्रतीत होगा। ठीक है, इस चीज को लेटरली इन्वर्टेड बोलते हैं। और यहाँ पे लिखा हुआ है इट रिवर्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट। ठीक है, तो आई होप कि ये भी आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग आगे मूव करते हैं। यहाँ पे अभी हम लोग बात करने वाले हैं स्फेरिकल मिरर के बारे में। तो देखिए यहाँ पे स्फेरिकल मिरर दो होता है, एक आपका कॉनकेव मिरर होता है, एक आपका कॉन्वेक्स मिरर होता है। कॉनकेव मिरर का जो रिफ्लेक्टेड सरफेस होता है, जो रिफ्लेक्टेड सरफेस होता है, रिफ्लेक्टेड सरफेस होता है, वो इस तरह होता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कर्ड इनवर्ड होता है, मतलब ये वाला जो भी लाइन रे आएगा और इस पे पड़ेगा और उसके बाद वो क्या होगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा, वो क्या होगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और जो कॉन्वेक्स मिरर होता है ना, उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये है। ठीक है, तो ये आउटवर्ड होता है, ये क्या हो जाता है, ये आपका आउटवर्ड होता है, ये आपका इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ठीक है, और ये वाला इसका पॉलिशिंग सरफेस है, यहाँ से पॉलिश किया हुआ है, और यहाँ पे देखिए ये इसका पॉलिश किया हुआ सरफेस है। ठीक है, और अगर आपको याद रखना है कि कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में कंफ्यूजन नहीं होना है, तो मैं बता रहा हूँ ट्रिक आप लोगों को, उस पर ध्यान दीजिएगा तो आप कभी भी भूलेंगे नहीं। देखिए, लेकिन ये मिरर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। देखिए इसमें क्या होता है कि जो रे होता है वो देखिए अंदर की तरफ घुस रहा है, मतलब ऐसा मान लीजिए कि एक गुफा है, दिस इज ए कैप, देखिए यहाँ पे आ रहा है ना CAVE कैप। तो कैप के अंदर में जब रे घुसेगा, अंदर आएगा गुफा के अंदर, तो उसको हम लोग बोलेंगे कि वो कौन कैव है। और यहाँ पे देखिए रे तो घुस नहीं रहा, ये तो उल्टा है ना, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसका डिफिनेशन लिखा हुआ है, एक बार देख लीजिए। ए स्पेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व इनवर्ड that is face toward the center of the sphere is called concave mirror। आई होप समझ में आया होगा आप लोगों को। और कॉन्वेक्स के लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा, स्पेरिकल मिरर, ए स्पेरिकल मिरर whose reflecting surface is curve outward, ये याद रखिएगा, is called convex mirror, is called convex mirror। ठीक है, उसके बाद अब हम लोग आगे मूव करते हैं। अब देखिए इस मिरर का अगर ये बीच वाला पॉइंट हम लोग पकड़ेंगे, मतलब ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ना, ये मिरर का एकदम बीच वाला पॉइंट, चाहे वो कॉन्वेक्स हो चाहे वो कॉनकेव हो, तो उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, पोल बोलेंगे। उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, पोल बोलेंगे। यहाँ पे देखिए वही लिखा हुआ है, द सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्पेरिकल मिरर इज ए पॉइंट कॉल्ड पोल। इट लाई ऑन द surface of the mirror। The pole is usually represented by the letter P, जिसको हम लोग P से रिप्रेजेंट करते हैं। सिंपल है, चलिए P समझ में आ गया आप लोगों को। अब आगे कुछ और है वो भी देख लेते हैं हम लोग। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि अभी हम लोग बात करने वाले सी के बारे में। किसके बारे में, सी मतलब सेंटर ऑफ कार्वेचर के बारे में। अब ये सेंटर ऑफ कार्वेचर होता क्या है, हमारे पास यहाँ पे देखिए दो मिरर है ना, कॉनकेव मिरर है और कॉन्वेक्स मिरर है। ठीक है, तो अगर मैं एक स्पेयर ले लूं, देखिए, तो अब ये दोनों स्पेयर से ही, स्पेयर का ही पार्ट है ना ये, मेरा बोलने का मतलब है ये जो मिरर है ये किसी स्पेयर का ही पार्ट है। ठीक है, इसको यहाँ से अगर मैं काट के निकाल दूं सपोज, ठीक है, और इसको मैं यहाँ से काट के निकाल दूं सपोज, तो इस स्पेयर का एक सेंटर होगा ना भाई, यहाँ पे कहीं पे, यहाँ पे कहीं पे सेंटर होगा ना, तो बस उस सेंटर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कार्वेचर बोलते हैं। उस सेंटर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ
कार्वेचर बोलते हैं। और देखिए कुछ नहीं है, वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्पेरिकल मिरर फ्रॉम ए पार्ट ऑफ ए स्पेयर, दिस स्पेयर हैज ए सेंटर and this point is called center of curvature of a spherical mirror. It is represented by the letter S. ठीक है, अभी मैं आपको दिखा दूं, देखिए यहाँ पे C रहेगा। एक चीज अगर अभी आप नोट कर ले तो अच्छा होगा कि आप मिरर फॉर्मूला यूज करके जब भी कोई प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ना तो दिक्कत नहीं होगा, या फिर कभी भी आप बनाएंगे तो दिक्कत नहीं होगा। क्या, देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे कहाँ बन रहा है, ये आपका राइट साइड में बनता है और यहाँ पे इसका लेफ्ट साइड में बनता है। ठीक है ना, क्यों बता रहा हूँ मैं, आगे आपको समझ में आएगा। आपको फिगर ठीक से बनाना है तो आपका कभी गलती नहीं होगा, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। एक मिनट, यहाँ पे क्या लिखा हुआ इसको पढ़ लेते हैं। द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए मिरर लाई इन फ्रंट ऑफ इट। देखिए हाँ, यहाँ पे इस चीज को एक बार डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए, द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कॉनकेव मिरर लाई इन फ्रंट ऑफ इट, मतलब जो कॉनकेव मिरर होता है उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर मिरर के आगे होता है, इन फ्रंट होता है। और जो कॉन्वेक्स होता है वो कहाँ होता है, वो मिरर के पीछे होता है। मतलब यहाँ पे इस केस में बिहाइंड द मिरर होता है। इस केस में कहाँ होता है, बिहाइंड द मिरर। किसमें, कॉन्वेक्स में। और कॉनकेव में क्या होता है, फ्रंट ऑफ द मिरर में होता है। कहाँ होता है, फ्रंट ऑफ द मिरर। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे देखिए नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर के बारे में। तो उसके लिए सिंपल है, मैं एक चीज दिखा दूं पहले। देखिए यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके पोल का बीच में जो डिस्टेंस है, ठीक है, तो यही डिस्टेंस क्या है, इस स्पेयर का ये रेडियस है ना। ये जो डिस्टेंस है, ये जो लेंथ है, ये क्या है, दिस इज द रेडियस ऑफ दिस स्पेयर। और इसी रेडियस को हम लोग क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। देखिए वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, द रेडियस ऑफ ए स्पेयर, द रेडियस ऑफ ए स्पेयर, जिस स्पेयर से वो स्पेरिकल मिरर बना है उसका जो रेडियस होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस, उसी को हम लोग बोलते हैं आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए मिरर। और इसको हम लोग आर से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको हम लोग आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद में देखिए, अब ये जो लाइन यहाँ पे आप लोगों को नजर आ रहा होगा, ये लाइन, ठीक है, जो ऐसे पार हो रहा है, ऐसे पार हो रहा, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच से जो लाइन पार होता है, इसे हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। और इसको डिनोट हम लोग पी से करते हैं। ठीक है ना, पी से नहीं करते, सॉरी, पी से तो पोल को डिनोट करते, प्रिंसिपल एक्सिस को प्रिंसिपल एक्सिस ही बोलते हैं। इसको डिनोट करने का कोई साइन नहीं है। ओके, चलिए आगे हम लोग जाते हैं। एक बार इसको मैं मिटा देता हूँ। उसके बाद में अब यहाँ पे ये चीज समझना बहुत जरूरी है, ध्यान से देखिएगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के एकदम बीचों बीच जो हमको पॉइंट मिलेगा उसको हम लोग फोकस बोलते हैं। मगर यहाँ पे इसका डिफिनेशन देखिए क्या बोल रहा है कि ए रे ऑफ ए नंबर ऑफ रे, नॉट रे, ए नंबर ऑफ रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। मतलब कि अगर यहाँ नंबर ऑफ रे में बनाऊं और ये पैरेलल होगा किसके साथ में, ये प्रिंसिपल एक्सिस के साथ में, ये रे पैरेलल है। और भी मैं अगर बनाऊं ऐसे करके, और भी मैं बनाऊं ऐसे करके, जो कि पैरेलल होना चाहिए प्रिंसिपल एक्सिस के साथ में, तो ये सब रे जब डाइवर्ट होके जाएगा, मतलब जैसे रिफ्लेक्ट होगा, जैसे रिफ्लेक्ट होके ये जाएगा, जैसे रिफ्लेक्ट होके जाएगा तो सबका सब ना एक ही पॉइंट से होकर गुजरेगा, सब ही एक ही पॉइंट से होके गुजरेगा। और जो पॉइंट से ये गुजरता है, जो पॉइंट से ये गुजरता है, उसी पॉइंट को हम लोग फोकस बोलते हैं, उसी पॉइंट को हम लोग फोकस बोलते हैं। ठीक है ना, तो यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ देखिए, देखिए
कि a number of ray parallel to principal axis are falling on a concave mirror observed to be reflected ray. They are meet intersecting at a point on the principal axis of the mirror. This point is called the principal focus of the concave mirror. Similarly, यहाँ पे number of ray to the parallel axis are falling on convex mirror. Observe the reflected ray appear to come from the point on the principal axis. This point is called the principal focus of the convex mirror. ठीक है ना? आई होप समझ में आओगा. आपको सिंपल से याद रखना है कि इन दोनों के बीच में जो पॉइंट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसी को हम लोग बोलते हैं फोकस पॉइंट. ठीक है ना? प्रिंसिपल फोकस कह दीजिए. उसके बाद में देखिए इनका एक रिलेशन होता है. जो रेडियस और फोकस के बीच में रिलेशन क्या होता है कि जो रेडियस होता है ना वो 2 into f होता है. ठीक है, मतलब ये बिल्कुल बीच में होता है तो ये आधा हो जाएगा. तो जाहिर सा बात है क्या हो जाएगा? r इज इक्वल टू 2f हो जाएगा. द रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू द ट्वाइस ऑफ द फोकल लेंथ. ठीक है, अब देखिए इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर. ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? द इंटरसेक्शन ऑफ एटलीस्ट 2 रिफ्लेक्टेड रे, मतलब कम से कम 2 रिफ्लेक्टेड रे चाहिए गिविंग द पोजीशन ऑफ इमेज, और वो दोनों आपस में जाके कहीं पे अपीयर टू मीट होगा या एक्चुअल में मीट होगा, वहीं पे इमेज फॉर्म होगा. ठीक है, अपीयर टू मीट और एक्चुअल मीट क्या होता है अभी हम लोग देख लेंगे. अभी यहाँ पे पहला इसका कुछ रूल होता है. जब भी कोई इंसिडेंट रे जाता है तो वो कहाँ से पार होगा उसके लिए सर्टन रूल है. जैसे पहला रूल क्या बोला जा रहा है कि अगर कोई रे पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के साथ तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहाँ से पास होगा? वो फोकस प्रिंसिपल फोकस से पास होगा. ठीक है, मतलब कि अगर एक इंसिडेंट रे आ रहा है और ये रे जो है ये पैरेलल है किसके साथ में? प्रिंसिपल एक्सिस के साथ में. प्रिंसिपल एक्सिस कौन सा है भैया? प्रिंसिपल एक्सिस ये है ना. तो इसके साथ अगर ये जो इंसिडेंट रे है पैरेलल होगा तो ये जब रिफ्लेक्ट होगा, मतलब जो रिफ्लेक्टेड रे होगा वो जब पार होगा तो कहाँ से पार होगा? वो फोकस से पार होगा. और यहाँ पे भी देखिए उसी प्रकार से अगर ऐसे जा रहा है, ठीक है ना, तो ये यहाँ तो डाइवर्ट हो गया ऐसे करके, लेकिन ये जो डाइवर्ज होगा ये इसको अगर हम लोग लेके जाएंगे तो फोकस से ही होके जाएगा, मतलब उसी का ही ऐसे जाएगा. तो इसको हम लोग बोलेंगे अपीयर टू या कम फ्रॉम, इस तरह का शब्द हम लोग यूज करेंगे. ठीक है, ठीक है. उसके बाद में देखिए नेक्स्ट, ए रे पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस, मतलब यहाँ पे मैं दिखा दूं एक रे है और वो प्रिंसिपल फोकस से अगर पास होगा तो वो पैरेलल होगा किसके साथ में? प्रिंसिपल एक्सिस के साथ में. सिमिलरली कॉन्वेक्स में भी वही होगा. ठीक है, इस प्रकार से. तो यहाँ पे वही चीज लिखा गया है, ए रे पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कॉनकेव मिरर और ए रे विच इज डायरेक्टेड टूवर्ड द प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन विल इमर्ज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. ठीक है ना. देखिए एक चीज सुनिए, जैसे पहले हम लोग क्या बोले थे कि अगर कोई रे पैरेलल होगा प्रिंसिपल एक्सिस के साथ तो वो रिफ्लेक्टेड रे जो रहेगा वो कहाँ से पार होगा? फोकस से. ये बिल्कुल उसका उल्टा है. इसमें क्या बोल रहा है कि अगर कोई इंसिडेंट रे है और वो अगर फोकस से पार हो रहा है तो वो रिफ्लेक्टेड रे जो रहेगा वो पैरेलल होगा किसके साथ में? प्रिंसिपल एक्सिस के साथ में. ठीक है ना. बस इतना आप लोगों को समझना है. ये काम होगा जब आप इमेज फॉर्म करेंगे ना, तब आपको ये दरकार होगा, तब आपका जो इमेज फॉर्मेशन होगा वो गलत नहीं होगा अगर ये रूल सब आप लोगों को मालूम होगा तो. चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं. और यहाँ पे देखिए अभी यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, ए रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब अगर कोई रे है और वो अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पार होता है तो
or directed in the direction of the center of curvature of convex mirror. After reflection it reflected back along the same part. मतलब अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई भी रे को हम लोग पास करेंगे तो अपने ही पाथ में वो रिटर्न हो जाएगा, अपने ही पाथ में वो रिटर्न हो जाएगा। देखिए जैसे यहाँ पे हुआ और जैसे यहाँ पे हुआ, ठीक है ना। चलिए आगे और एक रूल होता है, 4 रूल है, ये बहुत ही सिंपल है। अगर कोई इंसिडेंट रे पोल पे टकराता है तो क्या होगा, उतना ही एंगल, मतलब इसको आप नॉर्मल मान लीजिए, कि इसको नॉर्मल मान लीजिए। ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है ये आपका क्या बन जा रहा है, ये नॉर्मल बन जा रहा है। और यहाँ पे ये आपका इंसिडेंट रे और ये आपका रिफ्लेक्टेड रे, तो ये जो एंगल होगा ये क्या होगा, आपस में इक्वल होगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से पोल में जब टकराएगा तो इस प्रकार से वो रिफ्लेक्ट होगा, है ना। अभी यहाँ पे भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अब हम लोग। अब अगर कोई ऑब्जेक्ट देखिए किसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, सबसे पहले वो ध्यान दे दीजिए कि अभी हम लोग इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर में देख रहे हैं ना। तो अगर कॉनकेव मिरर में कोई ऑब्जेक्ट को हम लोग इनफिनाइट में रखते हैं तो क्या होता है, अब वहां से इनफिनाइट से जो रे आएगा वो पैरेलल होगा प्रिंसिपल एक्सिस के, और ये पैरेलल होगा तो दोनों जो रे आपस में मिलेगा वो फोकस में मिलेगा। तो इमेज जो फॉर्म होगा वो कहाँ होगा, फोकस में फॉर्म होगा। और जो इमेज बनेगा वो पॉइंट साइज इमेज बनेगा, दैट मीन्स वो हाईली डिमिनिश्ड होगा। अभी पोजीशन तो यहाँ पे हम लोग देख लिए कि फोकस में बनेगा, और जो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट था वो कहाँ रहेगा, इनफिनाइट में रहेगा। और नेचर, इसके बारे में मैं आपको अभी बता दूं कि जब भी मिरर के आगे में, मतलब इन फ्रंट ऑफ द मिरर कोई भी इमेज फॉर्म होगा तो उसका नेचर जो होगा वो रियल और इन्वर्टेड होगा। और इमेज के पीछे अगर फॉर्म होता है तो वर्चुअल और इरेक्ट होगा, तब वर्चुअल और इरेक्ट होगा। इन्वर्टेड का मतलब उल्टा होता है, इरेक्ट का मतलब सीधा होता है, ठीक है। चलिए इसको मैं मिटा देता हूं। अगर बियॉन्ड सी, अगर हम लोग बियॉन्ड सी में रखते हैं, अगर हम लोग ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सी में रखते हैं तो देखिए यहाँ से पैरेलल आया, फिर ये से पार होगा, ठीक है। और उसके बाद में फिर ये रे फोकस से पार हुआ तो इसके पैरेलल चल जाएगा। तो जो यहाँ पे मिलेगा तो इमेज कहाँ पे फॉर्म हो रहा, अभी देखिए सी और एफ के बीच में इमेज फॉर्म होगा, ठीक है, और छोटा होगा, ठीक है। इसीलिए बियॉन्ड सी अगर कोई ऑब्जेक्ट को हम लोग रखते हैं तो जो इमेज फॉर्मेशन होगा वो बिटवीन एफ एंड सी होगा, और जो इमेज होगा वो छोटा होगा, इसके लिए डिमिनिश शब्द का यूज होगा। और देखिए मैंने आपको बताया कि जब भी मिरर के आगे इमेज फॉर्म होता है, इन फ्रंट ऑफ द मिरर होता है, तो उसका नेचर रियल और इन्वर्टेड होता है, ठीक है। आगे हम लोग देख लेते हैं। अभी यहाँ पे मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट अगर हम लोग सी पे रखते हैं, ऑब्जेक्ट हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते हैं, तो क्या होता है, इस प्रकार से एक लाइन जाएगा और ये फोकस से पार होगा, फिर ये फोकस से पार होगा तो पैरेलल होगा। तो इस केस में देखिए जो ऑब्जेक्ट है का पोजीशन है, इमेज का पोजीशन भी सेम है। इसीलिए जब कोई ऑब्जेक्ट को हम लोग सी पे रखेंगे तो उसका जो इमेज होगा वो भी सी में बनेगा और सेम साइज का बनेगा। और जाहिर सा बात है ये इन फ्रंट ऑफ द मिरर बन रहा है तो इसका नेचर क्या होगा, रियल होगा और इन्वर्टेड होगा। उसके बाद बिटवीन सी एंड एफ में क्या हो रहा है, देखिए अगर कोई ऑब्जेक्ट है जिसको हम लोग सी एंड एफ में रखेंगे तो इस प्रकार से ये आपका रह गया, ये फोकस से पार किए हम लोग, फिर ये फोकस से गया और ये ऐसे गया, ठीक है ना। तो ये बियॉन्ड सी में मीट हो रहा है और बियॉन्ड सी एक इमेज बनेगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, इमेज जो बनेगा वो इनलार्ज होगा, मतलब जो ऑब्जेक्ट है उससे बड़ा होगा, ठीक है ना। तो जब भी हम लोग कोई ऑब्जेक्ट को सी और एफ का बीच में रखेंगे तो जो इमेज फॉर्मेशन होगा वो बियॉन्ड सी होगा, उसका साइज जो होगा इनलार्ज होगा और वो रियल और इन्वर्टेड होगा क्योंकि इन फ्रंट ऑफ द मिरर बनेगा। उसके बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट को हम लोग एफ में रखेंगे, कहाँ रखेंगे, एफ में रखेंगे, तो अभी इसको हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर से पार कर रहे हैं तो सीधा सीधा रिफ्लेक्ट हो जाएगा। और उसके बाद में दूसरा वाला जो था उसको फोकस से पार कर रहे तो ये कभी नहीं मिलेगा आपस में, मतलब मिलेगा
कभी नहीं मिलेगा ऐसा हम लोग नहीं बोल सकते। ये मिलेगा इनफिनाइट में मिलेगा, मतलब जो इमेज फॉर्म होगा कहाँ होगा, इनफिनाइट में होगा। और ऑब्जेक्ट कहाँ रखे हम लोग, ऑब्जेक्ट को हम लोग एफ में रखे, और जो इमेज बनेगा वो हाईली इनलार्ज होगा, मतलब बहुत बड़ा होगा, बहुत दूर में है ना, दूर से भी वो आईना में आ रहा है, इमेज में मिरर में आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि वो बहुत बड़ा है। और ये इन फ्रंट ऑफ द मिरर बन रहा है, तो इसीलिए क्या होगा, रियल और इन्वर्टेड होगा। उसके बाद में फिर बिटवीन एफ एंड पी के बीच में अगर हम लोग रखेंगे, बिटवीन एफ और पी के बीच में अगर हम लोग कोई ऑब्जेक्ट को रखेंगे, तो देखिए इसको भी हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर से पार करेंगे, और उसके बाद इसको हम लोग पोल से टकराएंगे, और फिर पोल से टकराएंगे तो कुछ इस प्रकार से ये लाइन जाएगा, है ना, अभी हम लोग देखे थे रूल के हिसाब से। तो क्या होगा कि इस केस में जो इमेज का फॉर्मेशन होगा वो बिहाइंड द मिरर होगा। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है कि जब भी बिहाइंड द मिरर अगर इमेज बनता है तो उसका नेचर वर्चुअल और इरेक्ट होता है, ठीक है। इसीलिए ये एक लौता कॉनकेव केस है जिसमें जो इमेज का नेचर होता है वो वर्चुअल और इरेक्ट होता है। और इसका साइज देखिए क्या होगा, इनलार्ज होगा। और साथ ही साथ ये कहाँ बन रहा है, बिहाइंड द मिरर हो रहा है। इससे पहले जो 5 हम लोग केस देखे थे उस सब में इन फ्रंट ऑफ द मिरर में बन रहा था, मगर ये एक लौता केस है जिसमें कहाँ बनेगा, बिहाइंड द मिरर। और ऑब्जेक्ट को हम लोग कहाँ रखे थे, पोल और एफ के बीच में रखे थे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कुछ यूज है कॉनकेव मिरर का, जैसे कि कॉनकेव मिरर को कहाँ कहाँ यूज किया जाता है। देखिए कॉनकेव मिरर को हम लोग कहाँ कहाँ यूज करते हैं, यहाँ पे टॉर्च में यूज किया जाता है, सर्च लाइट में यूज किया जाता है, फिर व्हीकल का हेडलाइट में यूज किया जाता है, हेडलाइट में ध्यान दीजिएगा, है ना। और उसके बाद में सेविंग मिरर में यूज होता है। उसके बाद में डेंटिस्ट इसको देखते इमेज देखने के लिए यूज करते हैं, ठीक है, बड़ा इमेज टीथ का। और साथ ही साथ यहाँ पे देखिए ये जो सोलर फर्नेंसेस होता है उसमें भी इसका यूज होता है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। अगर कोई ऑब्जेक्ट इनफिनाइट में है तो इस प्रकार से क्या होगा, पैरेलल आएगा लाइन। तो यहाँ पे कॉन्वेक्स में क्या होता है कि ये तो डाइवर्ट हो जाएगा, ये रे एक्चुअल में कहीं पे भी मीट नहीं होगा, मगर ऐसा प्रतीत होगा कि ये जो आ रहा है सीधा सीधा कहाँ से आ रहा होगा, ये फोकस से आ रहा होगा, ठीक है ना। तो ये पॉइंट यहाँ पे बना तो ये पॉइंट साइज इमेज फॉर्मेशन हो रहा है, तो मतलब हाईली डिमनीस होगा। और ये बिहाइंड द मिरर बनेगा। देखिए कॉन्वेक्स में तो सिंपल सा बात है कि सारा का सारा जो इमेज होता है वो बिहाइंड द मिरर बनता है, तो बिहाइंड द मिरर बन रहा है तो ये वर्चुअल और इरेक्ट होगा। अब ये पॉइंट साइज है तो ये हाईली डिमनीस होगा। और जो बन रहा है कहाँ बन रहा है, फोकस में बन रहा है। और ऑब्जेक्ट को हम लोग कहाँ रखे थे, इनफिनाइट में रखे थे, ठीक है। उसी प्रकार से अगर इनफिनाइट और पोल के बीच में कोई ऑब्जेक्ट को रखा जाए, इनफिनाइट और पोल के बीच में कोई ऑब्जेक्ट को रखा जाए तो क्या होगा, तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पे रह गया, और इसको हम लोग पार के फोकस से, और एक हम लोग यहाँ पे जाते जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पार हो रहा है, ऐसा देखिए। तो मतलब पार हो रहा नहीं एक्चुअल में, लेकिन ऐसा लगेगा। तो जो भी ये जो मीट होगा आपस में कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, मतलब पोल और एफ के बीच में मीट होगा। दूसरा चीज, जो ऑब्जेक्ट था वो बड़ा होगा और इमेज जो बनेगा वो छोटा होगा। तो यहाँ पे इसीलिए क्या हो रहा है, पोजीशन ऑफ द इमेज क्या हो रहा है, पोल और एफ के बीच में बिहाइंड द मिरर है, इसीलिए इसका नेचर जो होगा वो क्या होगा, वर्चुअल और इरेक्ट होगा। और छोटा है तो छोटा के लिए हम लोग कौन सा शब्द यूज करेंगे, डेमनिस शब्द यूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद इसका यूज क्या होता है, देखिए इसका बहुत एक तो कॉमन क्वेश्चन आता ही एग्जाम में कि गाड़ी में हम लोग जो साइड में मिरर लगाते हैं वो कौन सा लगाते हैं। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि वो आपका कॉन्वेक्स मिरर होता है। और क्यों लगाते हैं, क्योंकि देखिए कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है कि बहुत ज्यादा वाइड एरिया मिल जाता है, जिससे क्या होता है वो पीछे का जो गाड़ी सबको अच्छा से कवर कर लेता है। क्योंकि ज्यादातर जितना भी इमेज आप अभी तक देखिए दो केस में, दोनों में क्या हो रहा है कि ऑब्जेक्ट बड़ा होता है मगर जो इमेज बनता है उसका वो छोटा बनता है, ठीक है ना। तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ देखिए, convex mirror are commonly used as a rear view mirror in vehicle
These mirrors are fitted on the side of the vehicle, enable the driver to see traffic behind him, her to facilitate safe driving. Convex mirrors are preferred because they always give an erect through diminished image. Also, they have a wider field of view as they are curved outward. Thus, convex mirror enable the driver to be much larger area than would be possible with a plane mirror. अब देखिए कुछ क्वेश्चंस है वो देख लेते हैं हम लोग। डिफाइन द प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कॉनकेव मिरर। डिफाइन द प्रिंसिपल, तो यहाँ पे देखिए उसका लिखा हुआ डिफिनेशन, ये समझा भी दिया था मैंने आपको। उसके बाद में ये देखिए नीचे एक तो प्रॉब्लम है, द रेडियस ऑफ कार्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर 20 सेंटीमीटर। ठीक है ना, तो आपको पता ही है कि रेडियस ऑफ कार्वेचर जो होता है वो डबल होता फोकल लेंथ में, तो 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेम द मिरर दैट कैन गिव एन इरेक्ट एंड इलार्ज इमेज। अभी हम मैंने आपको दिखाया था कि कॉनकेव में एक ही केस होता है। पहला बात देखिए, मैं यहाँ पे आपको समझा दूं कि कॉन्वेक्स में जो भी मिलता है वो आपका इनलार्ज नहीं मिलता, डिमिनिश मिलता है ना। और कॉनकेव में क्या होता है, सिर्फ एक ही केस है जहाँ पे इनलार्ज मिलता है, जब हम लोग उसको एफ और पी का बीच में रखते हैं, है ना। तो यहाँ पे कौन सा मिरर आएगा, कॉनकेव मिरर होगा। ठीक है ना, ये सब आप ध्यान से देख पढ़िएगा और उसका आंसर दीजिएगा। देखिए उसके बाद में बोला गया व्हाई डू वी प्रीफर ए कॉन्वेक्स मिरर एज ए रियर व्यू मिरर इन व्हीकल। सिंपल सा बात है, अभी हम लोग देखे थे क्योंकि भैया इसमें ज्यादा एरिया मिलता है, इसमें बड़ा ऑब्जेक्ट को इमेज इसका छोटा बनता है, बस वही सारा चीज आपको लिखना है। ठीक है ना, देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे साइन कन्वेंशन जो है रिफ्लेक्शन ऑफ ए स्फेरिकल मिरर, इसमें आपको समझना है। देखिए क्या है कि मिरर फॉर्मूला एक अभी हम लोग देखेंगे, तो मिरर फॉर्मूला में समझना क्या होगा कि जब भी कोई भी चीज हम लोगों को अगर इस साइड मिलेगा, इस साइड मिलेगा, तो हम लोग उसको प्लस में लेंगे। क्या मिलेंगे, प्लस मिलेंगे। और इस साइड मिलेगा तो उसको हम लोग नेगेटिव में लेंगे। अगर ऊपर का तरफ जाएगा तो उसको हम लोग प्लस में लेंगे, और नीचे का तरफ जाएगा तो उसको हम लोग माइनस में लेंगे। बात खत्म। देखिए सिंपल सा बात है, अगर मैं एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दूं और इसको अगर मैं ओरिजिन मान लूं, इसको हम लोग ओरिजिन मान ले, और इसको मैं एक्स एक्सिस मान लूं और इसको मैं वाई एक्सिस मान लूं, तो जाहिर सा बात है कि वाई ऊपर का तरफ जाएगा, इस साइड में जो भी जाता है वो क्या होता है आपका प्लस होता है ना भाई। इस तरफ y प्लस होगा। यहाँ पे भी देखिए अगर ऊपर होता तो y क्या मिलेगा आपको, प्लस मिलेगा। लेकिन नीचे तरफ अगर जा रहा है तो y क्या होता, माइनस होता है। नीचे तरफ अगर जा रहा है तो y क्या होता, माइनस होता है। उसी प्रकार से x का वैल्यू इस तरफ जितना भी जाएगा आपको प्लस मिलेगा, प्लस मिलेगा। मगर इस तरफ अगर जाएंगे तो क्या मिलेगा, माइनस मिलेगा। एक बार मैं फिर समझा दूं, ऐसे और ऐसे हमारा एक क्वेश्चन प्लेन होता है ना, तो यहाँ पे ओरिजिन में 0 0 होता है। ठीक है, ये आपका एक्स एक्सिस होता है, ये आपका वाई एक्सिस होता है। तो यहाँ पे आपको 1 लिखना पड़ता है, 2 लिखना पड़ता है, 3 लिखना पड़ता है। यहाँ पे आपको -1 -2 और फिर ये -3, फिर यहाँ पे आपका -1, फिर ये आपका -2, फिर आपका -3, ऐसे करके ये जाता है। और ऊपर में ये आपका 1 2 3 इस प्रकार से सारा का सारा प्लस होता है। अब क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि एक मिरर इस प्रकार से रखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे अगर मैं ऑब्जेक्ट लेता हूं तो ऑब्जेक्ट का अगर हाइट लेना होगा आपको, ऑब्जेक्ट का हाइट लेंगे तो देखिए ऑब्जेक्ट का हाइट आपका किस तरफ बढ़ रहा है, ऊपर बढ़ रहा ना, तो ये क्या होगा, प्लस में आएगा। अब इमेज मान लीजिए अगर नीचे की तरफ बन रहा है, नीचे की तरफ अगर इमेज बन रहा है, तो जाहिर सा बात है कि ये जो रहेगा इसका वैल्यू क्या में आएगा, माइनस में आएगा। छोटा छोटा चीज ध्यान देना होगा। उसी प्रकार से देखिए यहाँ से ये जो पोल होता है ना, इससे लेके यहाँ तक का दूरी जो होता है उसको हम लोग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोलते हैं, जिसको हम लोग यू से डिनोट करते हैं। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है वो कहाँ तरफ, किस तरफ बन रहा है, एक्स का इस साइड बन रहा है ना भैया, मतलब इस तरफ बन रहा है। तो इधर हम लोग क्या लेते हैं, माइनस साइड होता है, तो यहाँ पे यू का वैल्यू क्या होगा, माइनस होगा। ठीक है, और उसी प्रकार से अगर इमेज का फॉर्मेशन इस तरफ होता है तो भी को भी माइनस में लेते हैं। ठीक है, लेकिन इमेज का फॉर्मेशन अगर यहाँ होता है तो फिर हम लोग इसको प्लस भी ले लेते हैं। उसी प्रकार से फोकल एफ अगर इधर फोकस पॉइंट जो है इधर लाई करता है तो माइनस में लेते हैं, इधर करता है तो प्लस में लेते हैं। ठीक है, एक बार और मैं आपको समझा दूंगा आगे।
इसको मैं एक बार मिटा देता हूँ। हम्म देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस किसको बोला जाता है, यू। अभी मैंने आपको दिखाया था कि कोई भी मिरर है, जैसे ये मिरर है या फिर ये मिरर है, तो जो हम लोग ऑब्जेक्ट रखते हैं तो ऑब्जेक्ट और पोल से जो दूरी होता है उसको हम लोग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोलते हैं। उसके बाद में इमेज और पोल से जो दूरी होता है उसको इमेज डिस्टेंस बोलते हैं। और डिस्टेंस ऑफ फोकस, फोकस और पोल के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग एफ बोलते हैं, और उसका रिलेशन कुछ इस प्रकार से होता है 1/b प्लस 1/u प्लस 1/f। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, इस क्लास में हम लोग नहीं देखेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए मैग्निफिकेशन क्या होता है। मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय द स्पेरिकल मिरर गिव द रिलेटिव extent to which the image of an object is magnified with respect to the object size. It expressed as the ratio of the height of the image to the height of the object। मतलब जो height of the image होता है, that means this is the height of the image, को अगर हम लोग height of the object से divide करेंगे तो हम लोग को magnification मिल जाएगा। और ध्यान दीजिएगा h डैश से हम लोग किसको डिनोट करते हैं, height of the image को डिनोट करते हैं, और खाली h से हम लोग ऑब्जेक्ट को डिनोट करते हैं। इसका और एक रिलेशन होता है कि जो हाइट ऑफ द इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट होता है वो बराबर होता है आपका इमेज डिस्टेंस डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और यहाँ पे माइनस साइन रहेगा। ठीक है ना, ये रिलेशन भी बहुत यूज आने वाला है। अब सबसे इंपॉर्टेंट वैल्यू कि जब हमको m का वैल्यू 0 से छोटा और 1 से 0 से बड़ा और 1 से छोटा मिलेगा तो वो डिमनीस बनेगा, मतलब जो इमेज का साइज होगा वो डिमनीस होगा। अगर m का वैल्यू 1 होगा, इक्वल टू 1 होगा, तो वो सेम साइज होगा। और जब m का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगा तो वो इनलार्ज होगा। ठीक है, और एक चीज, जब भी m का वैल्यू माइनस दिखाएगा, m का वैल्यू क्या दिखाएगा, माइनस दिखाएगा, तो इसका मतलब होगा जो इमेज है वो रियल है, जो इमेज है वो क्या होगा, वो रियल होगा। और जब भी m का वैल्यू प्लस दिखाएगा, जैसे कि यहाँ पे पॉजिटिव लिखा हुआ, तो जो इमेज है वो वर्चुअल होगा। देखिए लाइन पढ़िए, ए नेगेटिव साइन इन द वैल्यू ऑफ द मैग्निफिकेशन इंडिकेट दैट द इमेज इज रियल, और ए पॉजिटिव साइन इन द वैल्यू ऑफ द मैग्निफिकेशन इंडिकेट दैट द इमेज इज वर्चुअल। आई होप कि आप सबको ये वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। अगर कुछ सीखने को मिला हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।